नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। वसा की बात कर लेते हैं अब। वसा जिसे दो नामों से बुलाया जाता है, इंग्लिश में लिपिड्स भी कहते हैं और फैट्स भी कहते हैं। देखिए, वसा भी जो है आपकी वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें और कार्बोहाइड्रेट में फर्क क्या रहता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे उससे एनर्जी आप जल्दी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो। बेसिकली ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के अंडर जो एक ग्लूकोज आता है, तो एकदम तुरंत एनर्जी आपको चाहिए होती है तो आप ग्लूकोज लेते हो, ठीक है। वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए वसा का डाइजेशन यानी कि जो पाचन होता है आपके शरीर में, वो बहुत कम होता है। ऊर्जा वसा भी देती है, एनर्जी देगी आपकी वसा, लेकिन देर से एनर्जी देगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है ना। देखो, आप जो भी भोजन करते हैं ना, उन सब उस पूरे भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यानी आप ये समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की सहायता से वो भोजन जलता है, बर्न होता है, आप ये कह सकते हो, है ना। आप कहते हैं ना कि जो कोई भी व्यक्ति जो मोटा होता है तो उसको ऐसा सजेशन दिया जाता है कि आपको ज्यादा कैलोरी बर्न करनी चाहिए, ठीक है ना। कैलोरी बर्न करने से क्या होगा? कैलोरी बर्न करने से मेनली एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा चूंकि वसा में कम पाई जाती है, इसीलिए ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है। इससे ना पाचन या डाइजेशन इसका धीरे धीरे होता है। ये दूसरी चीज, इसमें ऊर्जा 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसमें ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्या आता है, एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि निम्न में से किससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4 पॉइंट समथिंग या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन वसा की मैं बात करूं तो 1 ग्राम से, वसा के 1 ग्राम से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा या एनर्जी आपको मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि दोनों में से ऊर्जा ज्यादा किससे मिलती है, तो वसा या लिपिड से आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से। लेकिन जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? तो जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील, आप एग्जाम्पल लो, जैसे घी को ले लो, है ना। घी आपका वसा का एग्जाम्पल है। या तेल ले लो आप, तेल, ठीक है। तो तेल को आपने कभी पानी में घोला होगा, तो कभी घुलते हुए देखा है? तेल को आप पानी में डालते हो तो ऊपर सतह में जो रहता है तेल तैरता रहता है, और बहुत ज्यादा ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे तो छोटे छोटे छर्रे बन जाते हैं ना, तेल की छोटी छोटी बूंदे बन जाती है, लेकिन घुलता नहीं है तेल में। तेल, है ना, पानी में घुलता नहीं है। तो सेम है, वो जो तेल है वसा ही कहलाता है, लिपिड्स ही कहलाता है। तो जो तेल रहता है या जो वसा जिसको कह सकते हैं, वो पानी में घुलता नहीं है, इसी को कहते हैं जल में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है। और वसा प्लस जल इमल्शन बनाता है। इमल्शन क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया पानी एक तो घुलेगा नहीं, अगर जबरदस्ती घोलने की कोशिश करोगे, है ना, इमल्शन का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जबरदस्ती घोलने की कोशिश करोगे कि तेल डाल दिया पानी में और खूब तेज तेज उसको हिलाया, खूब चलाया, ठीक है, तब जो मिक्सचर आपके सामने होता है ना, उसको इमल्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, तेल पूरी तरह घुलता तो है नहीं, जल में घुलेगा नहीं क्योंकि अघुलनशील है, छोटे छोटे बूंदों में टूट जाता है वो, ठीक है ना, और एक अलग से द्रव का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? इमल्शन कहते हैं, ठीक है। घुलनशील नहीं होता, घुलता नहीं है ना, लेकिन जबरदस्ती घोलने की कोशिश करोगे तो इमल्शन का निर्माण कर देता है, ठीक है। वसा और जल मिलके इमल्शन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर, बेंजीन आदि में घुलनशील होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने की जरूरत है, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। नंबर 1, वसा या लिपिड क्या जल में घुलनशील होते हैं? नहीं होते। नंबर 2, तो किस में घुलनशील होते हैं? तो ये कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईथर, बेंजीन, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल है आपके सामने कार्बनिक पदार्थों के, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा डीप में आप जाओगे तो फिर वो 11th-12th की आपकी केमिस्ट्री में आपने जो भी पढ़ा होगा ना, फिर उसमें आपको जाना पड़ेगा कि बेंजीन, ईथर और दूसरे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल एग्जाम में आते हैं, कि वसा जो होती है या लिपिड जिसे कहते हैं, जल में या पानी में अघुलनशील होता है, नहीं घुलता, लेकिन कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है, ठीक है। वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। स्रोत की बात कर लेते हैं कि वसा आपको कहाँ कहाँ से मिलती है। तो जनरल स्रोत आपको तो पता ही है, वसा के स्रोत घी हो गया, आपके तेल हो गए,
चर्बी हो गई, और रबड़ हो गई, जो प्राकृतिक रबड़ होती है, नेचुरल रबड़ का जो पेड़ होता है, ठीक है ना। दूसरा, दो इंपॉर्टेंट यहाँ आपके सामने लिखे कि गाजर में एक जो कैरोटीन पाई जाती है और टमाटर में जो लाइकोपीन पाई जाती है, ये भी वसा का ही उदाहरण है या लिपिड का उदाहरण है, ठीक है। गाजर में जो कैरोटीन पाई जाती है और टमाटर में जो लाइकोपीन पाई जाती है, ठीक है, जिसके लाइकोपीन मतलब आपने पढ़ा होगा ना, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है ना, तो वो लिपिड का ही उदाहरण है, वसा का ही उदाहरण है। अब निर्माण जो आप सामने फॉर्मूला देख रहे हैं, ये नहीं आएगा एग्जाम में, किसी एग्जाम में नहीं आएगा, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा कई सारे एग्जाम में कि एस्टर बॉन्ड किस में पाया जाता है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड। वहीं आपको उसमें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट में एक बॉन्ड का नाम बताया था, ये देखिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना, कि जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, डाइसेकेराइड बनाते हैं, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो आपको ये याद रखना कि जब कार्बोहाइड्रेट की बात हो, है ना, जब कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो किससे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। आप सिर्फ ये नाम याद रखिए। और वहीं पे जब हम बात करेंगे वसा की या लिपिड की बात करेंगे तो वहां पे एस्टर बॉन्ड आएगा, ठीक है ना, एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं ग्लिसरॉल की और वसीय अम्ल की, है ना, ये इसको, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है CH3OH CHOH CH2H। देखो याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ एक समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और वसीय अम्ल, ठीक है ना, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है केमिस्ट्री में कहलाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, HCOOH, ठीक है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। और कुछ इसमें गड़बड़ हो गई थी लैपटॉप में, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, उत्प्रेरक वो होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, ठीक है। और उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बिना किसी कैटलिस्ट के या उत्प्रेरक के कोई जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो कोई केमिकल रिएक्शन जो है आपका, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 5 घंटे में होता है, तो आपने उसमें कैटलिस्ट अगर डाल दिया, ठीक है, कैटलिस्ट अगर उसमें आपने डाल दिया तो वो रिएक्शन हो सकता है 1 घंटे में आ जाए। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आपके पिताजी को गुस्सा आता है लेकिन देर से आता है ना, गुस्सा आता है लेकिन देर से आता है, लेकिन तभी आप जा गए उनके पास और आपने अपने पिताजी को बताया कि सर पिताजी मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया हूँ, है ना, आपने अपने पिताजी को क्या बोला, मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया हूँ। तो क्या लगता है आपको, गुस्सा देर से आएगा कि जल्दी आएगा, गुस्सा जल्दी आएगा। यहाँ पे आपकी जो बात है ना, आपने जो कहा कि मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया, तो आपकी इस बात ने एक उत्प्रेरक का काम किया, एक कैटलिस्ट का काम किया। उसने क्या किया, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को बढ़ा दिया। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है, आपके पिताजी को गुस्सा आना। तो पहले आपके पिताजी को गुस्सा देर से आता था, मान लो छोटी छोटी बातें हैं, नॉर्मली देखा जाए तो देर से गुस्सा आएगा, लेकिन तभी आपने कुछ ऐसी बात कह दी जिसने कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, है ना, तो रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई, गुस्सा क्या आ गया, तुरंत आ गया। तो वही काम यहाँ पे है ना। निकेल उत्प्रेरक को हटा देंगे तो भी रिएक्शन होगी, लेकिन क्या होगी, लेट होगी, देर से होगी, ठीक है ना। तो क्या फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि असंतृप्त वसाओं से संतृप्त वसाओं का निर्माण जब किया जाता है तो किस केमिकल रिएक्शन, किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। और इसमें उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज किया जाता है, निकेल उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, जिसके कारण जो आपके रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। और एक और उदाहरण आप याद रखेंगे जो कि आ सकता है, ये शायद 9th या 10th की NCERT में भी है, साबुनीकरण, जिसको इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो आप इसको याद रखिए कि वसा या कि लिपिड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और क्षार, क्षार को हिंदी में बेस कहते हैं, ठीक है ना, क्षार को हिंदी में बेस कहते हैं, जिसका उदाहरण क्या है, NaOH या KOH, इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो वसा और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, साबुनीकरण की अभिक्रिया होती है। बस आपको इतना याद रखना है, क्या, वसा और क्षार, लिपिड्स एंड बेस जब आपस में मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो साबुनीकरण की क्रिया होती है। एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि जो साबुनीकरण की क्रिया होती है, सैपोनिफिकेशन होता है, इसमें किन दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होता है सैपोनिफिकेशन में। तो कौन कौन से दो कंपाउंड है, एक आपका वसा हो गया लिपिड, और दूसरा आपका क्षार हो गया या फिर बेस हो गया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की
हिसाब से, ठीक है ना। अंदर केमिकल रिएक्शन में ज्यादा घुसना मत, क्योंकि देखो जो चीज हमको पता है कि कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये, आपका कोई केमिस्ट्री या बायोलॉजी का एग्जाम नहीं है ये। तो ऊपर ऊपर का जितना नॉलेज है, जहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाने की जरूरत है वहां पे डीप में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये उतना डीप में नहीं आएगा। तो इसको आप सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है ना। साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन, कौन से दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, क्षार या वसा, क्षार प्लस वसा या बेस प्लस लिपिड्स, ठीक है ना। अब सरल वसाओं के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सरल वसाओं के एग्जांपल, कर्ण मोम, जिसे सिरोमिन कहते हैं। कर्ण मोम मतलब आपके कान में जो मैल जम जाता है ना, कान में जो मैल, जिसको खोद खोद के निकालते हो कई बार माचिस की तीली से, नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना। आपके कान के पर्दे जो हैं डैमेज हो सकते हैं, तो खुद से होशियार नहीं बनना चाहिए, जरा सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो कान का जो आपका मैल होता है वो भी मोम होता है, और वही फैट का एग्जांपल है, लिपिड का एग्जांपल है। उसे क्या करते हैं, सिरोमीन। दूसरा है जंतुओं और पक्षियों के पंखों और फर पर लैनोलिन होता है। आपने कभी किसी पक्षी का पंख अगर टूट गया होगा, आपने हाथ में उसको उठाया होगा, तो आपने देखा होगा ना मोम के जैसा चिकना होता है, देखा होगा ना, थोड़ा चिकना चिकना लगता है मोम के जैसा। तो वो जो चिकनाई लगी रहती है ना, जो फैट लगा रहता है, जो लिपिड लगा रहता है, उसको लैनोलिन कहते हैं, लैनोलिन कहते हैं। ये क्यों होता है, ताकि बरसात में जब पक्षियों के ऊपर पानी गिरे तो पानी ठहरे ना उनके पंख में, क्योंकि पंखों में अगर पानी ठहर जाएगा तो उड़ने में उनको तकलीफ होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं जो मधुमोम जिसे कहते हैं, बीज वैक्स। बी मतलब मधुमक्खी होता है, वैक्स मतलब मोम होता है। तो मधुमक्खियों से जो मोम प्राप्त होता है उसे मधु मोम कहते हैं। छत्ता आपने देखा होगा ना, मधुमक्खियों का छत्ता, तो मधुमक्खियों का छत्ते में जो मोम पाया जाता है उसी को बीज वैक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त मोम, है ना। जो क्रूड ऑयल रहता है, जो कच्चा पेट्रोलियम तेल रहता है, उसका जब शोधन किया जाता है, जब उसको रिफाइन किया जाता है, तो अलग अलग चीजें मिलती है। पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलती है, गैस मिलती है, अलग अलग चीजें मिलती है। उन्हीं में से एक में आपने नाम सुना होगा जिसे पैराफिन वैक्स कहते हैं, है ना। वैक्स का नाम ही मोम होता है, पैराफिन वैक्स जिसे कहते हैं। तो वो पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन से या फिर पेट्रोलियम पदार्थों के रिफाइन करने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट वसाओं के हम प्रकार देख लेते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वसाओं के प्रकार, बस ऊपर ऊपर से आप याद कर लीजिए कि 3 टाइप की वसाएं होती हैं, सरल वसाएं, संयुग्मित वसाएं और व्युत्पन्न वसाएं। सरल वसाओं को कहते हैं सिंपल लिपिड्स, संयुग्मित वसाओं को कहते हैं कंजुगेटेड लिपिड्स, और व्युत्पन्न वसाओं को कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। डिराइव्ड का इंग्लिश में तो आपको मतलब पता होगा ना, किसी और से बनाया गया, उसको कहते हैं डिराइव्ड। तो जो सिंपल लिपिड्स हैं, जो सरल वसा है, जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, जितना घी बताया, तेल बताया, वनस्पति तेल बताया, डालडा बताया, चर्बी बताया, ठीक है ना, ऊपर जो भी एग्जाम्पल बताया वो सरल वसाओं का एग्जाम्पल, यानी कि सिंपल लिपिड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद जब आ जाते हैं आपके संयुग्मित वसा, यानी कि कंजुगेटेड लिपिड्स। कंजुगेटेड लिपिड्स किन 2 चीजों से मिलकर बनती है, सरल वसाएं, यानी कि आपके ये जो वाले लिपिड्स हो गए उनसे, प्लस उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मिला दिया जाए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, देखो ऊपर मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल बताए थे ना, दिखा देता हूं, जो एक केमिकल रिएक्शन दिखाया था ये, तो ये जो OH ग्रुप कहलाता है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही कहलाता है। ये COOH जो कहलाता है ये भी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, ये देखिए, आप में से सॉरी, अगर किसी ने 11th 12th में मैथमेटिक्स लिया होगा या बायोलॉजी लिया होगा, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फंक्शनल। जिसने आर्ट्स या कॉमर्स लिया होगा उन्होंने नहीं देखा होगा ये चीज, लेकिन जिन्होंने साइंस लिया होगा उन्होंने देखा होगा। याद आ रहा है, OH जिसके लास्ट में लगा रहता है उसको हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। CHO जिसके लास्ट में लगा रहता है कार्बोनिल समूह कहते हैं, जिन्हें एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। और CO जिनके लास्ट में लगा रहता है उन्हें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप या कीटोन के नाम से जाना जाता है। ये नाम तो आपको याद होंगे ना, एल्कोहल जिसके लास्ट में OH लिखा रहता है ना, OH, तो एल्कोहल कंपाउंड माना जाता है उसे। और जिसके लास्ट में CHO होता है, C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O से एल्डिहाइड। तो ये नाम है, वैसे नहीं आएंगे, जिन्हें क्रियात्मक समूह कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप की हिंदी होती है क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। एल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, और भी दिखा देता हूँ, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक जो आपको COOH, अभी जो एग्जांपल में आपको बताया था ना COOH, ये हो गया। एक आपका ये अमीनो एसिड हो गया NH2, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है ना। तो जो एग्जाम्पल बताया था ना संयुग्मित वसा का एग्जाम्पल, यानी कंजुगेटेड लिपिड्स का एग्जाम्पल, तो जो आपकी सिंपल वसाएं हैं उनमें ऐसे ही किसी क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के साथ जब उनका केमिकल रिएक्शन होता है, तब जो आपके कंजुगेटेड लिपिड्स हैं तब उनका निर्माण होता है, यानी संयुग्मित वसा का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरे हैं आपके व्युत्पन्न वसाएं, जिन्हें कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स।
ये कैसे बनती हैं डिराइव? तो इन दोनों को जब मिलाओगे ना, सिंपल लिपिड्स और कंजुगेटेड लिपिड्स को, या सरल वसाओं और संयुग्मित वसाओं का जब केमिकल रिएक्शन, जब रासायनिक क्रिया जब आप कराएंगे, तब आपकी व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड लिपिड्स का निर्माण होता है। इतना डीप में वैसे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना जरूरी है। आपकी कंजुगेटेड लिपिड्स का जो उदाहरण है, यानी क्रियात्मक समूह वाले जो संयुग्मित वसाओं के कुछ उदाहरण है, ये फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। ठीक है ना। फास्फोलिपिड देखो, फास्फोरस एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है। लिपिड मतलब वसा हो गया, तो वसा की क्रिया जब फास्फोरस वाले क्रियात्मक समूह से कराई जाएगी, फास्फोरस वाले फंक्शनल ग्रुप से कराएगी, तो फास्फोलिपिड्स का निर्माण होगा। ठीक है ना। ऊपर फिर है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइको का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट का केमिकल रिएक्शन जब कराया जाएगा लिपिड यानी वसा के साथ, तो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होगा। ठीक है ना। ऐसे ही है, कुछ ना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, नाम सिर्फ आप याद रखिए कि जो फास्फोलिपिड है फैट ही है ना, फैट का एक प्रकार है फास्फोलिपिड। इससे कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका मतलब सेल, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, वो कोशिका में आपको बताएंगे। ठीक है ना। फिर लिपोप्रोटीन, या रक्त में वसाएं इसी रूप में पाई जाती हैं, यानी आपके ब्लड में जो फैट्स या लिपिड्स पाए जाते हैं वो लिपोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। तो वसा का चैप्टर इतना ही था, इसके अलावा वसा में कुछ भी इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक नहीं है, जितना पढ़ा दिया उतना ही है। तो इसी को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वसा या लिपिड्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा।